हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस एकेडमी AKTU। मैं लोकेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर। लास्ट में हमने यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट किया था, और जो यूनिट थी वो आपकी टोटली थियोरेटिकल यूनिट थी। ठीक है, तो अब हम अपने मशीनरी वाले सेक्शंस पे स्टार्ट कर रहे हैं कि हम यूनिट नंबर 3 को, अब यहां से जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपके कंसेप्चुअल और अंडरस्टैंडिंग से आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये यूनिट भी आपके पास 16 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहली बात आती है कि हम ट्रांसफॉर्मर को स्टडी क्यों करें, ट्रांसफॉर्मर ऐसा क्या है, इसलिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, जब हमने अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो आपके 3 पार्ट से मिलकर बना है: जनरेटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वोल्टेज लेवल को चेंज करना AC में वो पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। हम वोल्टेज को इंक्रीज करें या हम डिक्रीज करें तो वो लेवल जो है वो हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली है क्या, तो अगर आप इस वर्ड की स्पेलिंग को देखते हैं तो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर वर्ड आया है ये आपका ट्रांसफर वर्ड से। ट्रांसफर मतलब किसी भी पर्सन की प्लेस को चेंज कर देना, with some increment, some decrement और some time at same position। सेम फिनोमेना आपका ट्रांसफॉर्मर में अगर करता है कि ट्रांसफॉर्मर या तो आपके सिस्टम के वोल्टेज को अप करेगा या डाउन करेगा, या सम टाइम सम स्पेशल एप्लीकेशंस में वो सेम लेवल पर ट्रांसफर वोल्टेज को अवेलेबल कराएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रांसफॉर्मर को और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर आपका किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ट्रांसफॉर्मर को अगर हम डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर आपके कैसे डिवाइस है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब हम इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की कोर है जिसके लेंथ पर ये वाला जो सेक्शन है आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका कहलाता है योक और ये कहलाता है आपका लिम्ब। ठीक है, दिस सेक्शन, जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं वो सेक्शन आपका कहलाता है प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरा सेक्शन जहां हम लोड को कनेक्ट करते हैं वो सेक्शन आपका कहलाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक जो सप्लाई से कनेक्ट है, दूसरा जो आपका लोड से कनेक्टेड है। लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस नहीं है। ये आपकी एक कॉइल के थ्रू, एक कोर के थ्रू कनेक्टेड है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या होगी, तो ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम one electrical circuit to another electrical circuit without any conduction and there is no frequency change। मीन आपने जो अप्लाइड वोल्टेज किया है और लोड के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज
नहीं होगी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। यहां हम लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which transform electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit. There is no frequency change. अब इसमें हमने एक चीज देखी कि जो हमने टर्म लिखी स्टैटिक, इसका मतलब आपके ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, मशीन में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको स्टैटिक कहा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कि किस तरीके से आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो ऑपरेट करता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक डायग्राम बना लिया है जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्म्स होंगे, जो एलिमेंट होंगे, प्राइमरी साइड के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमने 1 से डिनोट किए हैं, और सेकेंडरी साइड के जो भी हम पैरामीटर्स को शो करेंगे वो हम 2 से शो करेंगे। प्राइमरी साइड आपकी वो साइड होगी जिसमें हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी साइड आपकी वो होगी जिसमें हम लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमने यहां क्या किया है कि हमने यहां सबसे पहले एक वोल्टेज लगाया है V1 जिसकी नेचर अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग है तो इसका मतलब ये इस टाइप की एक वेवफॉर्म होगी।
जब आप किसी सर्किट में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अगर वो क्लोज पाथ फॉर्म कर रहा है तो वहां क्या होगा, एक करंट आपकी फ्लो करेगी। अब ये करंट जो I1 होगा ये भी अल्टरनेटिंग होगी, तो वोल्टेज के बाद जो आपकी करंट फ्लो करेगी दैट विल बी अल्टरनेटिंग। जब ये करंट आपकी फ्लो करेगी तो ये करंट कहां होगी, यहां फ्लो करेगी, ये जो आपकी वाइंडिंग्स है, दिस दिस। अब आपने यहां जो आपके पास वाइंडिंग्स ली है उसमें आपने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं n, तो यहां आपका क्रिएशन होगा N1 I1 का। ये क्या कहलाएगा, दिस इज द MMF। MMF मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अब ये फोर्स क्या करेगा, यहां इस साइड में ये जो आपकी कॉइल्स है यहां आपका फ्लक्स का डेवलपमेंट करेगा। अब ये जो फ्लक्स आपका डेवलप होगा ये भी आपका अल्टरनेटिंग होगा। मीन अल्टरनेटिंग मतलब सेम तरीके का साइनसोइडल फ्लक्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। जब ये फ्लक्स आपका इन नंबर ऑफ टर्न से लिंक करेगा तो यहां क्या करेगा, एक ईएमएफ का प्रोडक्शन करेगा E1। E1 आपका इंड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू N1 d∅dt होगा, और ये मैग्नीट्यूड आपका अपने कॉज का अपोज कर रहा होगा ड्यू टू द लेंज लॉ। यहां जो ये माइनस साइन हमने लगाया है ये शो कर रहा है कि ये अपोजिशन क्रिएट कर रहा है अपने कॉज की। अब ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है यहां आपका अप्लाई हुआ क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां जो इंडक्शन अप्लाई हुआ है ये कौन सा वाला था, इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्यों, क्योंकि आपके सर्किट में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो प्राइमरी सर्किट का ही हुआ और उसने प्राइमरी साइड के वाइंडिंग को कट किया। ठीक है, तो यहां जो आपका इंड्यूस ईएमएफ हुआ ये आपका सेल्फ इंडक्शन। जब यहां आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो ये फ्लक्स आपके इस कोर के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्योंकि जो आपकी कोर है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है और इस मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होने की वजह से इस कोर का जो रिलक्टेंस है वो आपका कम है एज कंपेयर टू द एयर। When this flux link with the secondary side of number of turns, then it also create N2 I2। मीन ये भी आपका एक MMF होगा, नहीं, जब ये फ्लक्स आपका इन टर्न्स को इंटरेक्ट करेगा तो सेकेंडरी साइड में आपका एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा E इज इक्वल टू N d∅dt। ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी साइड होगा ये ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इस वजह से म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपके सेकेंडरी साइड पर ये स्विच कनेक्ट होगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और यहां आपकी एक करंट I2 फ्लो होगी और सेकेंडरी साइड पर आपका एक वोल्टेज अपियर हो जाएगा जिसको हम V2 बोले। तो ये है आपकी वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है आपका EMI पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां इंडक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन।
आपकी बुक में जो लिखा हुआ होगा कि ट्रांसफॉर्मर आपके म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, तो जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो आपके म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से है। ठीक है, प्राइमरी साइड में सेल्फ इंडक्शन अकर करेगा और सेकेंडरी साइड में आपका म्यूचुअल इंडक्शन अकर करेगा। ठीक है ना, ये बात अगर आपके समझ में आ गई है, ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वोल्टेज अप्लाई किया, प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करेगी, उसकी नेचर वोल्टेज के सेम होगी, जो अल्टरनेटिंग होगी या साइनोसोडल। ये करंट आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर फ्लो करेगी, तो वहां क्या करेगी, N1 I1 क्रिएट करेगी, जिसको हम बोलते हैं एमएमएफ, और ये एमएमएफ आपके सर्किट में फ्लक्स का प्रोडक्शन करेगा। अब ये फ्लक्स जो है क्या होगा, आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेगा, तो ड्यू टू द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो आपके सेल्फ इंडक्शन की वजह से होगा। सेम फ्लक्स जब आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेगा तो वहां भी एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, जिसको हमने E2 कहा है, और ये होगा ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि प्राइमरी सर्किट का फ्लक्स आपके सेकेंडरी साइड के टर्न्स को कट करेगा, तो आपका सर्किट म्यूचुअल में आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये स्विच आपका कनेक्ट होगा तो एनर्जी आपकी करंट एक फ्लो करेगी और आपकी एनर्जी लोड पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके ट्रांसफार्मर की वर्किंग जो है वो एक्सप्लेन होती है। अब देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट आपके वैल्यूज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वो हमने यहां लिखा हुआ। अब क्या है कि क्या ट्रांसफार्मर आपका डीसी पर ऑपरेट कर सकता है, तो ट्रांसफार्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करता है, नो। आंसर क्या है, नो। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा कि ट्रांसफार्मर में जो E1 प्रोड्यूस हुआ, अगर मैं माइनस साइन को छोड़ देता हूं तो एन डी फाइव बाई डी टी होगा, फाइव डी फाइव बाई डी टी। यानी कि जब हमने एसी अप्लाई करी तो हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो साइनसोइडल होगा, लेकिन जब हम डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे तो हम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जो करंट फ्लो करेगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो करंट भी आपकी कैसी आएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से जो फ्लक्स आपका डेवलप होगा वो फ्लक्स भी कैसा होगा, कांस्टेंट नेचर का होगा। और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जीरो आएगी। सिमिलर तरीके से आपकी E2 जीरो आएगी। अगर E2 जीरो आएगी तो सेकेंडरी साइड पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा डीसी पर ऑपरेट नहीं करता है। अगर फिर भी फोर्सफुली हम डीसी को अप्लाई करें, लेकिन डीसी का जो मैग्नीट्यूड है वो रेटेड मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और सफिशिएंट टाइम के लिए अगर हम लगाए रखें, तो क्या होगा कि जो वाइंडिंग है वहां हीट एक्युमुलेट होगी, क्योंकि वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वहां आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, तो क्या होगा, हीट एक्युमुलेट होती रहेगी, धीरे 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 वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसुलेशन आपका बर्न आउट हो जाएगा और वाइंडिंग आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में आपके आग लग जाएगी। तो समझ में आई बात कि ट्रांसफार्मर डीसी पर ऑपरेट नहीं करता है। अब हम अगर ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई करें कि हमारे ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होंगे, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास मेनली दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स आते हैं, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जैसा कि यहां दिखाया गया है, ये आपकी कोर है और कोर के दोनों लिम्स पर आपकी वाइंडिंग को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब यहां बाइंडिंग का जो प्लेसमेंट है वो कैसे है कि जो कोर है ये किसी सॉलिड मटेरियल की नहीं बनी हुई है। आपको दिख रहा होगा कि यहां बीच में लाइंस लाइंस दिखाई हुई हैं, इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो आपके डिफरेंट टाइप की स्ट्रिप्स यूज की गई हैं, जैसे आई टाइप, यू टाइप,
ई टाइप, ऐसे स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं और उस कोर को स्टक करके एक रेक्टेंगुलर शेप दी जाती है। अब जब हम वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं तो जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग होती है वो लिंब के नियर बाई होती है और जो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होती है वो आपकी आउटर साइड होती है। इसका रीजन है क्यों, अगर हम हाई वोल्टेज की वाइंडिंग को कोर के नियर रखेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेस प्रोवाइड कराएगा, हाई वोल्टेज का स्ट्रेस लगेगा, तो वहां जो आपको इंसुलेशन करना होगा वो आपको हाई क्वालिटी का इंसुलेशन रिक्वायर्ड। जब आप हाई क्वालिटी का इंसुलेशन अप्लाई करेंगे तो आपके सिस्टम की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कोर टाइप। इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग आर सिलेंड्रिकल फॉर्म बाउंड माउंटेड ऑन द limbs and shown in figure. The cylindrical coils have different layers and each layer is insulated from each other. Material like paper, cloth, mica is used for insulation. ये आपको डिफरेंट चीजें बताएगी। अब दूसरे टाइप का जो आपकी ट्रांसफॉर्मर है दैट इज द सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या है कि आपके पास यहां जो था वो दो लिंब थे, इसी तरीके से दो योग थे, लेकिन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में आपके पास तीन टाइप के लिंब होते हैं, 1 2 3। यहां जो वाइंडिंग आपकी प्लेस होती है वो सेंट्रल लिंब पर होती है और वाइंडिंग जो है वो सैंडविच के फॉर्म में होती है। लोअर एलबी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग, एलबी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग। सेम चीज यहां भी नियर बाई आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी और आपके आउटर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो यहां है कोर टाइप हैज ओनली वन विंडो, देयर हैज टू विंडो, विंडिंग एनसर्कल द कोर, कोर एनसर्कल द वाइंडिंग्स, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स आर यूज, सैंडविच टाइप वाइंडिंग और यूज। इस सिलिंड्रिकल वाइंडिंग की जगह हम दूसरी टाइप का नाम भी देते हैं दैट इज द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, इजी टू रिपेयर, इट इज नॉट इजी टू रिपेयर, बेटर कूलिंग। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। इसके बाद अगर आप ट्रांसफॉर्मर को वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, तो यहां आपके पास आएगा स्टेप अप, सेकंड स्टेप डाउन, थर्ड 1 to 1 और आइसोलेशन। मेन अगर आपके पास स्टेप अप है तो सेकेंडरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होंगे। अगर स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स के कम होंगे। और अगर ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मर है तब उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स आपके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के इक्वल होंगे। अगर उसके बाद भी हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मर आता है पावर ट्रांसफॉर्मर, एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन, तो यहां हमारे पास दो तरीके के यूज होते हैं, एक सीटी है
और दूसरा PT। दिस इज करंट ट्रांसफॉर्मर। दिस इज पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। ये आपके करंट को मेजर करता है, ये आपके वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन ये क्या करता है आपका, जैसे आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा तो CT जो होगा वो आपका स्टेप डाउन होगा। मीन ये क्या करता है, वोल्टेज करंट को कम करके मेजर करता है। जैसे अगर हम CT की बात करें तो ये मेजर करता है 400/1 एम्पियर, यानी कि अगर आपके सिस्टम में 400 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो ये आउटपुट पर आपको 1 एम्पियर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मर को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर आपका यूज किया जाता है वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन करने में, मेजरमेंट ऑफ करंट इन सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम में, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज इन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सिस्टम में, मेजरमेंट ऑफ पावर एंड मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां आपके एप्लीकेशंस हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में जो इंड्यूस EMF है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर हम बात करेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने RS एकेडमी AKTU की एक ऐप को लॉन्च किया था जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज, वो भी एक नॉमिनल चार्ज पर। ठीक है, आपको वहां इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रॉपर लेक्चर्स, डाउट सेशंस और उनके नोट्स बिल्कुल सिक्वेंसली, और आपको गाइडेंस मिलेगी, अपने मेंटरशिप मिलेगी कि आपकी फैकल्टी किस तरीके से आपको वहां गाइड करेगी कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए जाना चाहता है। ठीक है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप ये नाम डालेंगे RS एकेडमी AKTU। ठीक है, चैनल्स पर आपको वीडियो मिल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो क्वालिटी है, कंटेंट्स है, वो किस तरीके का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप RS एकेडमी AKTU को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।